सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की, जो पिछले कुछ दिनों से अपने अलग अलग बयानों के लिए दुनिया भर में ट्रेंड होते रहे हैं। लेकिन आज बात हो रही है बिलावल की उस कमिटमेंट की जो उन्होंने खूंखार आतंकी मसूद अजहर को लेकर किया था। वैसे पाकिस्तान की डिक्शनरी में कमिटमेंट शब्द तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के इतिहास और चरित्र में कुछ परिवर्तन कर पाएं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिलावल ने कहा था कि आतंकी मसूद पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके अनुसार मसूद पाकिस्तान में ही है। सत्ता में आज हम बिलावल भुट्टो को मसूद का एड्रेस बताने वाले हैं। आज सत्ता बिलावल भुट्टो को ध्यान से देखना चाहिए। कॉपी और पेन लेकर मसूद के एड्रेस को नोट कर लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार के खात्मे के बाद भटकते बिलखते आतंकी मसूद का पता मिल गया है। आतंकी मसूद पीओके में है, यानी बहावलपुर से भागकर अब वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में किसी बिल में छिपा हुआ है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता को एक्सपोज करने वाली सच्चाई है। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने वाले बिलावल को याद रखना चाहिए कि आतंकी मसूद अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में है। हो सकता है बिलावल भुट्टो को इस खबर पर यकीन ना हो, उनके मन में ये सवाल उठे कि मसूद तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता है। बिलावल के इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। बिलावल को मसूद का नया ठिकाना, नया बेस या फिर कहें कि उनका नया पता बताना बहुत जरूरी है। पहले पाकिस्तान में पंजाब के बहावलपुर में मसूद के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जहां उसका परिवार यानी पूरा परिवार रहता था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इस हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था। अब वहां से 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी मसूद को देखा गया है। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में मसूद की लोकेशन ट्रेस की गई है। ये कहा जा रहा है कि आतंकी मसूद पीओके में किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में या फिर किसी निजी या सरकारी गेस्ट हाउस में हो सकता है। सवाल यह है कि क्या ये पाकिस्तान के आतंक चरित्र का प्रमाण नहीं है? क्या ये आतंकवाद पर पाकिस्तान के नेताओं की झूठ नीति का प्रमाण नहीं है? क्या बिलावल दुनिया को दिखाने के लिए मासूम नहीं बन रहे हैं? अगर बिलावल अपनी कमिटमेंट के थोड़े भी पक्के हैं, अगर बिलावल को 1% भी ये लगता है कि वो अच्छे नेता बन सकते हैं, पाकिस्तान की छवि को बदल सकते हैं, तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख से उन्हें बात करनी चाहिए। क्योंकि बिलावल ने यह वादा किया था कि आतंकी मसूद पाकिस्तान में है तो इस्लामाबाद भारत को सौंपने को तैयार है। सवाल यह है कि क्या बिलावल बिना किसी डर के मुनीर से बात करेंगे? बिलावल मुनीर के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि आतंकी मसूद अजहर को भारत को सौंप देना चाहिए। आज आपको बिलावल का पुराना बयान सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने मसूद को भारत को सौंपने का वादा किया था। बिलावल भुट्टो दुनिया को दिखाने के लिए जो भी वादा करें, जो भी घोषणा दें, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। आतंकियों को संरक्षण देने को लेकर पाकिस्तान कई बार एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकी दुनिया भर में बम, बारूद, मिसाइलों की बारिश करते हैं और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों को संरक्षण देती है। पाकिस्तान आतंकियों का संरक्षक है। चाहे लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद की बात हो, जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की बात हो, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन की बात हो या फिर पहलगाम हमले का गुनाहगार TRF के सैफुल्लाह कसूरी की बात की जाए, ये सब पाकिस्तान के सेफ हाउस में वर्षों से रह रहे हैं, आतंक के नेटवर्क को विस्तार दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिलावल को सिर्फ मसूद अजहर की जानकारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हाफिज सईद की जानकारी नहीं होनी चाहिए। उन तमाम आतंकियों का एड्रेस, लोकेशन, रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए जो पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद की जड़ बने हुए हैं। आपको बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में आतंकियों के 100 बड़े कैंप चल रहे हैं। 2019 की जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में 126 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, जिसमें 19 कुख्यात आतंकवादी हैं जिन पर भारत में आतंकी हमलों के आरोप हैं, जो कई हमलों के सूत्रधार हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि आतंकवाद की पूरी किताब है जिसके हर पन्ने में मोस्ट वांटेड आतंकियों के नाम हैं, उनके कारनामे हैं, यहाँ तक कि कई आतंकियों पर करोड़ों के इनाम भी हैं। हाफिज सईद जो पाकिस्तान में इस वक्त VIP ट्रीटमेंट के साथ मेहमान बनकर रह रहा है, उस पर 86 करोड़ रुपए का इनाम है। इसके अलावा लश्कर का दूसरा आतंकी साजिद मीर है जिस पर 43 करोड़ रुपए का इनाम है।
पाकिस्तान के नेता कैसे इन आतंकियों को अपना मित्र मानते हैं, आज बिलावल को यह भी देखना चाहिए। इस खबर से एक आपको साफ इंडिकेशन आपको मिलती है कि एक सीनियर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर कैसे पूरी दुनिया को धोखा दे। एक गलत स्टेटमेंट, एक बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, क्योंकि अभी बहुत पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि मसूद अज़हर स्कार्दू में है, तो अब वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझता, क्योंकि भावलपुर तक अगर भारतीय फ़ौज पहुंच सकती है तो उसको डर है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और एक नेक्स्ट स्ट्राइक भी आ सकती है, तो इसीलिए वो एक सिक्योर एरिया अपना ढूंढ रहा है। और अगर आप जानते हैं स्कार्दू में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और इसको पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस के पास रखा जाएगा। दूसरा, गिलगित बल्किस्तान की खासियत ये है, स्कार्दू वही है कि वहाँ पे चाइना की भी डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि सीपेक वहाँ से जा रहा है, तो एक सिक्योरिटी उनको ऐसी मिलती है कि शायद भारत स्कार्दू पे अटैक नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे चाइनीज़ लोग काम कर रहे हैं और एक पब्लिक ओपिनियन के लिए जो है ना वहाँ पे शायद नहीं पहुँचेंगे। पाकिस्तान को आतंक पीड़ित बताने वाले बिलावल भुट्टो को आज अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को भी सुनना चाहिए। ये बयान 2019 का है, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन हैं। ये भी माना था कि पाकिस्तान की सेना और आतंकियों में गुप्त गठबंधन है। सत्ता में अब उस खबर की बात जिसे लेकर यूपी से उत्तराखंड तक न सिर्फ तीर्थ पुरोहित गुस्से में है, बल्कि विपक्ष ने धामी सरकार को चारों ओर से घेर लिया है। उत्तराखंड और वहां मौजूद केदार घाटी का तापमान इस वक्त साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश से बहुत ज्यादा महसूस किया जा रहा है। और इसकी वजह है उत्तराखंड से करीब 730 किलोमीटर दूर बना एक मंदिर, जो दिखने में बिल्कुल केदारनाथ धाम जैसा है, जिससे तीर्थ पुरोहितों में बहुत नाराजगी है। आप सबने 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम के बारे में ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे न्यूज़ मित्र वहां गए होंगे, उसके वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखा रहे हैं जिसका स्वरूप बिल्कुल केदारनाथ धाम जैसा होने का दावा किया जा रहा है, जिसका नाम भी उससे मिलता जुलता है। लेकिन इस मंदिर की लोकेशन पहाड़ों या हिमालय में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के इटावा में है। दरअसल कुछ दिन पहले यूपी के इटावा में एक मंदिर तैयार किया गया, जो देखने में बिल्कुल केदारनाथ धाम जैसा है। इस मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इटावा में सैफई पार्क के सामने कराया गया है। लेकिन केदारनाथ धाम जैसे दिखने वाले मंदिर का नाम रखा गया है केदारेश्वर मंदिर। अब इसके नाम और स्वरूप को लेकर उत्तराखंड में विरोध शुरू हो गया है और तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ संतों में इसे लेकर बहुत नाराजगी है। साथ ही अब इस मुद्दे पर सियासी कलेश भी छिड़ गया है, जिस पर धामी सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर यूपी के इटावा में बने केदारेश्वर मंदिर को लेकर उत्तराखंड के साथ केदारनाथ घाटी में विरोध का डमरू क्यों बज रहा है। असल में इटावा के केदारेश्वर मंदिर को लेकर तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का तर्क ये है कि ये हिंदुओं की परंपरा से छेड़छाड़ की कोशिश है, और क्योंकि बाबा का वास हिमालय में है, इसीलिए इसका दुरुपयोग ना किया जाए। उत्तराखंड में विपक्ष ये कह रहा है कि केदारनाथ धाम को कहीं और स्थापित नहीं किया जा सकता, इसीलिए धामी सरकार इस पर जवाब दे। ऐसा क्यों हुआ, जबकि उत्तराखंड की सरकार भी ये कह रही है कि ऐसे स्वरूप नहीं बनने चाहिए और अब इसकी जांच की जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम जैसा मंदिर दिल्ली के बुराड़ी में भी बनाया जा रहा था, जिसके बारे में हमने आपको सप्ताह में दिखाया था। उस मंदिर के विरोध के बाद धामी सरकार ने 4 धाम की तर्ज पर देश में कहीं भी वैसा मंदिर बनाने के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी। लेकिन अब दावा है कि इटावा में न सिर्फ वैसे मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, बल्कि तमिलनाडु से विशेष पुजारी बुलाकर मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई गई, जिसके बाद उत्तराखंड में 4 धाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और धामी सरकार को यह पत्र लिखा है और विरोध दर्ज कराया है। अखिलेश यादव के घर के बाहर धरना देने की चेतावनी भी दे दी है।
नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिष्ठित का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही उस पर निर्णय ले चुके हैं, हम ले चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साधु संतों ने लिख के भी दिया है, कार्रवाई होगी। सवाल ये उठता है केवल तीर्थ पुरोहित क्यों विरोध कर रहे हैं? ये प्रतिकार जो है सरकार को करना चाहिए था। बिल्कुल आपत्तिजनक है, गले के नीचे नहीं उतरती ये बात। ये कतई बेमानी है। 4 धाम केवल उत्तराखंड में विराजते हैं। ये हमसे हमारी धरोहर छीनने की कवायद है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से इंडी गठबंधन में गठजोड़ के साथ रह रहे हैं, तो उनकी जो मानसिकता है वो निश्चित तौर पर कांग्रेसियों की मानसिकता से पूरी तरीके से मेल खाती हुई है। हमारे चारों धामों के पवित्र स्थल को अगर कोई किसी भी प्रकार से प्रतिलिपि उसकी बनाता है, कोई इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। आज हमने उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में मौजूद केदारनाथ धाम पर भी आस्था की आध्यात्मिक रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आपको इस मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी होगी। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा केदार का दरबार उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। पुराणों में भी लिखा है, हिमालय तू केदार। कहा जाता है कि बाबा का वास हिमालय में होता है। केदारनाथ धाम शीत ऋतु में 6 महीने बंद रहता है। वैसे इस वक्त यात्रा चल रही है और इस केदारनाथ धाम को आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया था, ऐसी भी मान्यता है। विशेष बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ के प्रति श्रद्धालुओं में जो आस्था बढ़ी है वो भी हैरान करने वाली है। और यहाँ अब लगातार भक्तों की संख्या के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मतलब केदारनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में अटूट श्रद्धा है। इसीलिए तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का तर्क यह है कि देश में केदारनाथ धाम सिर्फ एक है और उनके नाम पर या उनके जैसा कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। सत्ता का वो कलेश जो शुरू तो भाषा के नाम पर हुआ है, लेकिन अब इसमें ऐसी भाषा इस्तेमाल हो रही है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। संत कबीर दास का एक लोकप्रिय दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब भाषा ऐसी बोलें जो जिसमें अहंकार ना हो, जिससे सुनने वाले के मन को शांति मिले और खुद को भी आनंद आए। लेकिन मौजूदा दौर में नेताओं के आचरण को देखते हुए ये दोहा कुछ इस तरह हो जाता है, ऐसी वाणी बोलिए कलेश बड़ा होए, समाज में द्वेष बढ़े, वोट बैंक को फायदा होए। और ये बात आपको सत्ता की हमारी अगली खबर में महसूस भी होगी। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर शुरू हुई लड़ाई में अब ऐसी वाणी का प्रयोग हो रहा है जिसमें सियासत की लक्ष्मण रेखा लांघने के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। इसका नया एपिसोड है पटक पटक कर मारेंगे वर्सेस डुबो डुबो कर मारेंगे। इस एपिसोड के किरदार हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। दरअसल 7 जुलाई को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो कहा था उससे महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर अपनी राजनीति को चमका रहे नेता भड़क गए थे। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध और उसके नाम पर लोगों की पिटाई को लेकर निशिकांत दुबे ने उद्धव और राज ठाकरे को एक चुनौती दी थी और ये कहा था कि बिहार और यूपी में आओ पटक पटक के मारेंगे। अब राज ठाकरे ने कैसे इसका जवाब दिया है, पहले आप वो देखिए। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती तू आम्हाला पटक पटक के मारना, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। अब राज ठाकरे के इस नए बयान पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर नया कटाक्ष किया है। निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के इस वीडियो को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। लेकिन राज ठाकरे और निशिकांत दुबे के बीच चल रहे मौखिक युद्ध की शुरुआत आखिर कहां से हुई, बात पटकने और डुबोने तक पहुंची कैसे, आप ये समझिए।
विवाद तब भड़का जब राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया। राज और उद्धव ठाकरे ने इसका विरोध किया। बाद में सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया, लेकिन 5 जुलाई को 19 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर आए और मराठी विजय दिवस मनाया। उसी रैली में राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि जिन लोगों को मराठी भाषा नहीं आती उन्हें मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। आता हे सुरू केलं, काल कोणाच्या ते व्यापाऱ्याच्या कालफडीत मारली मीरा भाईंदरला। त्याच्या काय इथे लिहिलं होतं काय गुजराती? त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत, पण याचा अर्थ। इसी वीडियो के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी। बिहार और यूपी आए तो पटक कर मारेंगे, और निशिकांत दुबे अपने इस बयान पर अब भी कायम है। सुनिए उनका क्या कहना है। और आज फिर मैं बता रहा हूं कि मैं अपने बात पर कायम हूं। महाराष्ट्र देश के बाहर नहीं है। पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से पता चलता है कि महाराष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। आपको यदि अंग्रेजों की अंग्रेजी पसंद है, त्रिभाषा फार्मूला में भी वो अंग्रेजी पढ़ाने में कोई परहेज नहीं है। ब्रिटेन की भाषा हिंदुस्तान में पढ़ाई जाएगी, कुछ नहीं है। लेकिन आपने आंदोलन किया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप जो पीटते हो हिंदी भाषी के नाम पर जबरदस्ती, आप जो कहते हो मराठी, और यदि आपको इस तरह के गैर मराठी स्पीकिंग लोग खराब लगते हैं, मैं तो सम्मान करता हूं मराठा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन यदि लगता है तो आप सबसे पहला डंडा लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ, LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, मराठी नहीं आती है। तो मराठी नहीं आती है तो उनको पीटो ना भाई, कहो कि सारे हेडक्वार्टर यहां से चले जाएंगे। वैसे महाराष्ट्र में लड़ाई सिर्फ भाषा की ही नहीं है, सत्ता का कलेश नाम को लेकर भी छिड़ा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक शहर है जिसका नाम कल तक इस्लामपुर था, लेकिन अब इसे सरकार ने ईश्वरपुर कर दिया है, और इसी को लेकर महाराष्ट्र में एक नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे हिंदुत्व की जीत बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर विकास से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहा है। इतिहास की पुस्तकें थी, बहुत सारे दृष्टांत थे, बहुत सारे घटनाएं थी जिनको सह आशय बदल दिया गया, जिनको मिटा दिया गया, मिटाने के प्रयास किए गए। मुझे लगता है कि एक बार जब वो वापस जीवंत हो रहा है और भारत इस सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है, कल्चर रेनेसां के दौर पर गुजर रहा है, इनको स्वस्थ मानसिकता के साथ में देख करके हमारे अतीत के साथ हम जुड़ रहे हैं, उसका रिस्टोरेशन कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नाम सरकारें बदलते रहती हैं। हमारी जब सरकार थी तो हमने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज रखने का काम किया था। इनकी सरकार आती, ये भी नाम बदलते हैं। अब इन्होंने इस्लामपुर का ईश्वरपुर किया है, अहमदनगर का अहिल्याबाई देवी होलकर नगर किया है, तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हम सरकार में अब नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। भावनाओं के हिसाब से स्थानों के नाम बदलते हैं, इसमें कहीं किसी तरह का उसमें कोई कम्युनल एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक सवाल है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संबंधी भगवान। हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ने जो वो सभी लोगों की, वहाँ की लोगों की इच्छा थी कि उसको इस्लामपुर बदल के उसको ईश्वरपुर किया जाए, उस तरीके का निर्णय हमारे सरकार ने ले लिया। मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र में सब हिंदू ही नाम होना चाहिए ना। हम पाकिस्तान में बोलते हैं क्या कि सिद्धिविनायक मार्ग लगा, उधर कुछ नाम है रखेंगे क्या? अरे उसका डेवलपमेंट करो। नाम बदलने से क्या वहाँ के लोगों की नागरिक सुविधा बदल जाएगी? क्या नहीं बदलेगी। आप उसका डेवलपमेंट करो, मेन मुद्दा वो है।
सत्ता में सियासी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से मिलवाते हैं, जो आजकल अपने अनोखे बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। उनके हाल ही में दिए बयानों को देखकर आप उन्हें ऊर्जा मंत्री के साथ साथ उलझन मंत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने अजीबोगरीब बयानों से अपनी ही पार्टी के लिए उलझन बढ़ा रहे हैं। आज से 10 दिन पहले मंत्री AK शर्मा का एक वीडियो आया, जिसमें कुछ लोग उनसे बिजली न आने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन मंत्री जी कोई जवाब देने की जगह जयकारे लगा रहे थे। विपक्षी दलों ने उनके इस रवैये पर कई सख्त सवाल पूछे। अब मंत्री जी ने अपने अनोखे तर्क शास्त्र वाला दूसरा बयान रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का मजाक उड़ाया है। ये कहा है कि बिहार में तो बिजली आती ही नहीं है, ऐसे में बिल भी नहीं आएगा तो सब फ्री ही हुआ। ये बयान देते हुए शायद यूपी के मंत्री ये भूल गए कि बिहार में NDA की सरकार है, जिसमें उनकी पार्टी BJP भी शामिल है। मंत्री AK शर्मा ने यह बयान मथुरा में दिया, जहां वो अपने विभाग से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करने गए थे, लेकिन ये बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए कुछ नई मुश्किलों का स्विच ऑन कराए हैं। दरअसल बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार की नीतीश सरकार वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा को भी इसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन लगता है AK शर्मा को ये स्कीम कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने तो बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे कह दिया कि जब बिहार में बिजली ही नहीं आती तो बिल कैसे आएगा। एक बार आप मंत्री का ये पूरा बयान सुनिए, फिर आपको इस पर हो रहा पूरा सियासी कलेश बताएंगे। बिहार में भी अब लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा? बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। बिहार में भी अब लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा? बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। जब चुनावी मौसम हो तो हर बयान की अपनी अहमियत है, लेकिन ऑफिसर से नेता बने AK शर्मा शायद अब तक ये नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए अपने बयानों से विपक्ष को रोज नया मुद्दा थमा देते हैं। बिहार के फ्री बिजली फॉर्मूले पर दिए उनके बयान पर विपक्ष ने तुरंत सवाल पूछ लिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया यूपी के ऊर्जा मंत्री खुद ही अपनी पार्टी के जुमले की हवा निकाल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि यूपी के ऊर्जा मंत्री ने बिहार को फ्री बिजली का पावर कट फॉर्मूला बता दिया है। अब मंत्री AK शर्मा यूपी में भी फ्री बिजली देने वाले सवाल से बचना चाहते थे, इसीलिए ऐसा बोल गए, या फिर उन्होंने सोच समझकर बिहार को लेकर ऐसा कहा। ये तो AK शर्मा खुद ही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी पार्टी को असहज जरूर कर दिया। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के बयानों की जब इतनी चर्चा हो रही है तो उनका पुराना वीडियो भी हमारे न्यूज मित्रों को एक बार फिर जरूर देख लेना चाहिए। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। हनुमान जी एक बीजेपी से कहा कि सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि आखिर मंत्री AK शर्मा का तर्क शास्त्र इतना अनोखा क्यों है? जब जनता उनसे अपने दुख दर्द की बात करती है तो वो जयकारे लगा देते हैं। जब फ्री बिजली पर सवाल किया जाता है तो ना बिजली आएगी ना बिल आएगा वाला फॉर्मूला देने लगते हैं। हो सकता है लंबे वक्त तक नौकरशाह रहने की वजह से उन्हें ग्राउंड की राजनीति की ज्यादा समझ ना हो, या फिर उन्होंने जनता के मुद्दों को हवा में उड़ाने की ये कोई नई कला सीख ली है सत्ता में। लेकिन अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो लगातार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पर नया बयान देकर भारत में सियासी घमासान मचा दिया है। ट्रंप अब तक ये कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, इसके लिए ट्रेड डील का सहारा भी लिया, लेकिन इस बार उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 5 फाइटर जेट मार गिराए गए। बस ट्रंप के इस दावे ने देश के भीतर सियासी क्लेश बढ़ा दिया, वो भी तब जब 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में फाइटर जेट गिरने के ट्रंप के दावे ने विपक्ष के लिए नए सवालों की नई लैंडिंग करा दी है। ट्रंप के 5 जेट गिराए जाने वाले दावे पर मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। भारत सरकार ट्रंप के दावों को पहले ही खारिज कर चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन कर यह साफ किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने को ही तैयार नहीं है। वो हर हाल में सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच युद्ध रुकवाया है। ये कोई मामूली युद्ध नहीं था, मामला बहुत गंभीर हो चुका था। इसमें फाइटर जेट गिराए जा रहे थे। जहां तक मुझे लगता है कि इस युद्ध में 5 फाइटर जेट गिराए गए। ट्रंप ने कहा है कि आखिर बिगड़ते हुए मामले को हमने व्यापार से सुलझाया। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि किस देश के फाइटर जेट गिराए गए। ऐसे में विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसके और कितने फाइटर जेट डाउन हुए। ट्रंप की इस सीज फायर मिसाइल ने भारत में सियासी शोले भड़का दिए हैं। विपक्ष अब तक का भी दबाव डाल रहा है कि ट्रंप के सीज फायर और फाइटर जेट वाले दावे पर प्रधानमंत्री मोदी संसद में जवाब दें। विपक्ष की तरफ से बयानों का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से पूछा गया कि इतना सब होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं? सारे सवालों के जवाब ट्रंप ही क्यों दे रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी संसद में सारे सवालों के जवाब दें। कांग्रेस की तरफ से सवाल भी पूछे गए। पहला सवाल यह कि क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर करवाया? दूसरा सवाल, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा सवाल, 5 फाइटर जेट गिराने की सच्चाई क्या है? इस पर विपक्ष के सख्त सवालों वाली आप ये रील देखिए। ये हमें किसने बताया? यूएस प्रेसिडेंट ने बताया। टैरिफ के बारे में हमें कौन बता रहा है रोज? यूएस प्रेसिडेंट बता रहा है। कितने जेट गिरे वो भी हमें यूएस प्रेसिडेंट से जानकारी मिलती है। अब ये स्थिति है कि लोग गूगल करके बार बार देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री है कौन, बदल तो नहीं है। फिर मालूम पड़ता है नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो यही हैं, लेकिन ट्रेड और डिफेंस बॉर्डर ये ट्रंप को आउटसोर्स कर दिया। अब हमको स्वीकार करना चाहिए कि ट्रंप भारत का मित्र नहीं। जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है उसका सरगना बन करके अमेरिका व्यवहार कर रहा है। अजीत डोभाल के इस वक्तव्य के बाद कि एक भी सबूत कोई पेश करे भारत की कमजोरी का, ये प्रकरण समाप्त होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, अगर उसका खंडन सामने आके भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं तो ये देश का अपमान है। वो तो देश का अपमान कर रहा है ना। वो कह रहा है भाई ट्रेड डील के नाम पे हमने लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करा दिया। तो किसकी ट्रेड डील थी? क्या ट्रेड डील थी? प्रधानमंत्री के दोस्त की ट्रेड डील थी या किसी और की ट्रेड डील थी? किसकी ट्रेड डील थी? उसके खिलाफ प्रधानमंत्री को सामने आके सारा सच बताना चाहिए। हमने कैसी रहस्यमय चुप्पी ओढ़ रखी है हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री। वो एक बार खंडन क्यों नहीं करते कि सीज फायर आपसी सेना ने किया है, ट्रंप के निर्देश पर, उनके हुक्म पर नहीं हुआ। और अब मोदी जी आप नहीं बोले तो देश पोलू हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।